नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि पता है आपको, पिछली क्लासों में अपन चैप्टर 1 इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 का 2 सेशन अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आज तीसरा सेशन अपन इसका कंप्लीट करेंगे और साथ ही चैप्टर 2 को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 का जो पार्ट 3 है उसको स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए, वो आपके सामने कर देता हूं मैं। ये है आपके लिए बुक लेकर आए हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और क्वेश्चन फॉर्मेट में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आने वाली एग्जाम है, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो और अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाएगा, उसकी तैयारी के लिए बहुत आवश्यक है क्वेश्चंस का डिस्कशन करना, क्वेश्चंस का सॉल्व करना। तो इस बुक में हमने जो 10 की 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स और बजट। ठीक है, इस बुक में क्या है, 10 चैप्टर प्लस जो बजट है इसको समाहित किया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन है इसमें लगभग 350 क्वेश्चन। ठीक है, 350 क्वेश्चंस हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बहुत की सिंगल डिजिट का हो, काफी स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन है। कितने कथन सत्य हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। कितने कथन असत्य हैं, सत्य कथन की पहचान कीजिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए, इस तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इस बुक का ही अपन डिस्कशन कर रहे हैं जिसका चैप्टर 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही एक्सप्लेनेशन है, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप मानिए अगर 350 क्वेश्चंस हैं इस बुक में, तो 350 इंटू एवरेज मल्टीपल करें तो अगर 2 भी मल्टीपल करते हैं तो लगभग कितने 700 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। ठीक है, 350 क्वेश्चंस का मतलब है अप्रोक्स कम से कम मान के चलें तो 700 क्वेश्चन। ठीक है, वहीं अगर इन 700 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है फिर, और एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन का फॉर्मेशन इस तरह से किया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे का प्रत्येक जो फैक्ट है वो इसमें समाहित हो जाए। और इसके साथ अपन एक्सप्लेनेशन तो इसकी कर ही रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि अपना चैनल है सिविल मार्गदर्शन। ठीक है, तो आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट में बुक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है, एक बार जरूर देखें एक बार। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3 चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 का पार्ट 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सड़कों की लंबाई को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। राजस्थान में दूसरा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर का नाम था, बुनियादी अवसंरचना से मूलभूत सुविधाओं की ओर उन्नयन, जिसमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। ऊर्जा क्षेत्र के बारे में हम बात कर चुके थे और भी अदर फैक्ट थे जिनके बारे में हमने बात की। तो आज बात क्वेश्चन कर रहा है किसकी, परिवहन की बात की गई है और परिवहन में भी सड़क परिवहन की बात की गई है राजस्थान में। क्योंकि हमें पता था, हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें एक तरफ पश्चिमी मरुस्थल है और वहीं हमारे पास 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, और राजस्थान के पास कोई भी जलमार्ग नहीं है। तो हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है वो सड़क परिवहन है, और सड़क परिवहन इसलिए हमें देखना होगा, इसको डेवलप करना हमारे लिए आवश्यक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में सड़कों की क्या स्थिति है। ठीक है, तो सड़कों की स्थिति के बारे में देखें तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उनकी लंबाई है लगभग कितनी, 10,000 किलोमीटर, ये हमें याद रखना होगा। और राज्य राजमार्ग हैं उनकी लंबाई है 17,000 किलोमीटर। ठीक है,
फिर बात आती है मुख्य जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें। मुख्य जिला सड़क का तात्पर्य है कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक को जोड़ना। तो इस जो सड़क की लंबाई है वो है लगभग 14,000। हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो डिफरेंस काफी ज्यादा है और इतना क्लोज पूछने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हैं। मेनली ये पूछा जा सकता है कि टोटल लंबाई कितनी है, और या फिर इसको इस तरह से सीक्वेंस में जमाया जा सकता है, व्यवस्थित क्रम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से मुख्य जिला सड़कें हैं उनकी लंबाई 14,000, राज्य राजमार्ग हैं लगभग 17,000 और राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 10,000। वहीं अन्य जिला सड़कें हैं लगभग 68,000 किलोमीटर, जिनकी लंबाई है 68,000 किलोमीटर। और जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी लंबाई सबसे ज्यादा लगभग 2 लाख से भी अधिक है, लगभग 2 लाख से ये आंकड़ा अधिक है। और इस तरह से हमने देखा, ठीक है, और इस तरह से ये जो टोटल लंबाई है वो कितना हो जाता है 317,121 किलोमीटर, मतलब 3,17,121 किलोमीटर ये लंबाई बैठती है जब अपन टोटल एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक तो यही बात है, 317,121 किलोमीटर हमें याद रखनी है। अप्रोक्स 3,17,000 किलोमीटर है टोटल सड़कों की लंबाई, जिसमें से हमने राष्ट्रीय राजमार्ग देखा लगभग 10,000, फिर राज्य राजमार्ग देखा जो लगभग 17,000 है, मुख्य जिला सड़कें 14,000 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें 68,000 किलोमीटर, और ग्रामीण सड़कों की जो लंबाई है वो 2 लाख किलोमीटर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो सबसे घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा क्या है, ग्रामीण सड़कें, तो 5 नंबर सबसे पहले। 5 के बाद ग्रामीण सड़कों के बाद क्या आएगा अपना, अन्य जिला सड़कें। 5 के बाद 4 आ जाएगा। 4 के बाद अपन बात करें तो कौन सा आपका आएगा, राज्य राजमार्ग की लंबाई, जो कि कितना है 17,000 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग का मतलब 2 नंबर, और 2 नंबर के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग ये 10 है, मुख्य जिला सड़कें 3 नंबर, और सबसे कम 1। तो इस तरह से ये हमारा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा, और 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1, इस तरह से हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो लंबाई की बात की हमने कि इतने किलोमीटर हमारी सड़कों की लंबाई है। कुछ फैक्ट हमें और जानना होगा यहां से, साथ में और फैक्ट की बात करें कि राज्य का सड़क घनत्व की बात कर लेते हैं। राज्य का सड़क घनत्व कितना है, राज्य का जो सड़क घनत्व है वो हमें पता होना चाहिए, 92.66, 92.66 किलोमीटर किसमें, प्रति 100 वर्ग किमी में। ठीक है, राजस्थान का जो सड़क घनत्व है वो कितना है, 92.66 किमी प्रति 100 वर्ग किमी है। वहीं ये तो राजस्थान का घनत्व है राज्य का, और जब इसका कंपैरिजन करते हैं भारत के घनत्व से, तो जो कितना है लगभग 165 किलोमीटर है, वही प्रति 100 वर्ग किमी है। और इसकी तुलना में हमारा जो सड़क घनत्व है राजस्थान का वो काफी कम है। तो राजस्थान का सड़क घनत्व 92.66, और वहीं भारत का जो सड़क घनत्व है वो कितना है, 165 किमी प्रति 100 वर्ग किमी है। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें याद रखना होगा। अभी आपको पता है कि राजस्थान में, और बात करें सड़क परिवहन के बारे में, कि राजस्थान में हाल ही में बजट में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे घोषित किए गए हैं। ठीक है, अगर 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे घोषित किए गए हैं, यहां से राज्य को भारत की जो एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने की, भारत की एक्सप्रेस वे कैपिटल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है, तो राजस्थान को बनाने की बात चल रही है। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बजट में घोषित किए गए हैं। ये हमने सड़क घनत्व की बात की, और यहां से सड़कों की कुल लंबाई की बात की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राजस्थान सरकार द्वारा बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति कब जारी की गई? बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी नीति के बारे में पूछा गया है कि ये नीति कब जारी की गई। तो ये भी एक ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास की बात करते हैं। और इसके लिए जो रॉ मटेरियल था क्या है, किससे उत्पादन किया जाता है? तो इसके लिए सरसों की तोड़ी जो होती है, सरसों की तोड़ी और बिलायती बबूल, बिलायती बबूल, ठीक है। ये इसके लिए रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। बायोमास की जो क्षमता है राजस्थान की कितनी है? अभी दिसंबर मतलब 2024 तक 128 मेगावाट का जो लगभग प्लांट है, 128 मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट स्थापित हो चुके हैं और उनकी संख्या है कितनी? 14। अगर पूछा जाए राजस्थान में कितने बायोमास संयंत्र स्थापित हैं, तो 14 प्लांट स्थापित हैं जिनकी क्षमता कितनी है? 128 मेगावाट है। यहां से एक बात और इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र कौन सा है, तो वो है आपका पदमपुरा। पहला बायोमास संयंत्र कहां पे है? पदमपुरा। और जो कि कहां पे है? राजस्थान के किस जिले में है? श्री गंगानगर। राजस्थान का पहला बायोमास जो संयंत्र है वो पदमपुरा में, गंगानगर में स्थापित है। दिसंबर 2024 तक कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए? 14, जिनकी क्षमता कितनी है? 128 मेगावाट है। और क्या बात कर सकते हैं इसके अलावा इन 14 में? जैसे चंदेरिया, एक चंदेरिया कहाँ पे है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। वहीं दूसरा एक प्लांट और है सांगरिया। सांगरिया कहाँ पड़ता है? आपके हनुमानगढ़ में, ठीक है। रंगपुर है, रंगपुर कहाँ है? रंगपुर कोटा में है। सांचौर, आपके जालौर जिले में स्थित सांचौर में एक प्लांट लगाया गया है, सांचौर में, ठीक है। इस तरह से 14 प्लांट हैं टोटल, जिनमें से पहला आपका पदमपुरा, चंदेरिया, सांगरिया, रंगपुर, सांचौर, ठीक है। अब बात की गई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति कब जारी की गई? तो ये एनर्जी आपके 29 सितंबर 2023 को जारी की गई थी। 29 सितंबर 2023, 29 सितंबर 2023 को बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति जारी की गई और अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी हमने कि राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने की बात की गई है और इसके लिए 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे घोषित किए गए हैं। तो इसके लिए जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है वो सिंपल याद रखना है, 5 फरवरी 2024 डेट है। 5 फरवरी 2024 को इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 5 फरवरी 2024 को, क्लियर, सिंपल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य क्या है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का, तो हमें पता है भारत की जो राष्ट्रीय लक्ष्य था भारत का नवीकरणीय ऊर्जा का, वो कितना था? 500 गीगावाट। इस 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में जारी की गई, ठीक है। तो राजस्थान का लक्ष्य कितना था? राजस्थान का लक्ष्य रखा गया 125 गीगावाट। इस 125 गीगावाट को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो इसमें अलग अलग है, जिसमें सौर ऊर्जा का कितना योगदान है? सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा 90,000 मेगावाट। दूसरा है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का 20,000 मेगावाट है। वहीं हाइड्रो प्लांट का, हाइड्रो जो एनर्जी है उसके जल विद्युत संयंत्र है, उससे कितना? 15,000। इस तरह इसको 3 कंपोनेंट में तोड़ा गया। तो भारत का जो लक्ष्य था वो 500 गीगावाट है। इस 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान ने एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की 2024 में, और राजस्थान का लक्ष्य कितना था? 125 गीगावाट। ये भी पूछना
पूछा जा सकता है, ये भी अपने को याद रखना है। इसके 3 कंपोनेंट है। सौर ऊर्जा कितना 90,000 मेगावाट, पवन ऊर्जा 20,000 मेगावाट और हाइड्रो एनर्जी 15,000 मेगावाट। ठीक है, तो ये एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत अपने लक्ष्य हैं। तो राजस्थान का लक्ष्य पूछा है तो अपना क्या हो जाएगा 125 गीगावाट उत्पादन। अब इस तरह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के और पूछा जा सकता है कि भाई इसमें पूछ ले सौर ऊर्जा का कितना लक्ष्य है, तो आप बता देंगे 90,000 मेगावाट का हो जाएगा। ठीक है, पूछ ले पवन ऊर्जा का कितना है, तो पवन ऊर्जा का 20,000 बता देना। और हाइड्रो एनर्जी का पूछ ले तो आपके सामने 15,000। इस तरह से ऑप्शन भी में भी ये आपको दिए गए हैं। और आप देखो 500 गीगावाट उत्पादन भी इसमें दे रखा है, जो कि राजस्थान का नहीं, ये लक्ष्य किसका है, भारत सरकार का लक्ष्य है, राष्ट्रीय लक्ष्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के द्वितीय चरण का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना ये भी सौर ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और इस योजना को पीएम कुसुम योजना 2019 में प्रारंभ की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। इसके 3 कंपोनेंट है, घटक ए, कंपोनेंट ए, घटक बी और कंपोनेंट सी। ठीक है, 3 कंपोनेंट हैं। पहले कंपोनेंट की बात करें घटक ए, तो इसमें क्या किया गया है, क्या प्रावधान किए गए हैं कि जो बंजर जमीन है, अनुपयोगी जमीन है, उस पर अपन क्या लगाएंगे, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। बंजर भूमि का उपयोग कर लेंगे, बंजर भूमि या अनुपयोगी जो भूमि है उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। इससे क्या होगा, और इस जो ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा उसकी क्षमता है 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट का। ठीक है, इतना ही ऊर्जा का कैपेसिटी का अपन जो संयंत्र है वो स्थापित कर सकते हैं। बंजर भूमि या अनुपयोगी भूमि पर कंपोनेंट ए के तहत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक का संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। और इसका संचालन कंपोनेंट ए का राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ये क्लियर है। तो अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है इसका द्वितीय चरण। अब इसका जो पहला चरण था वो समाप्त हो चुका, द्वितीय चरण चल रहा है। और इस द्वितीय चरण का जो संचालन है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम से हटाकर किसको दे दिया गया है, राजस्थान डिस्कॉम्स को दे दिया गया। किसको, राजस्थान डिस्कॉम। और राजस्थान डिस्कॉम 3 है आपका, कौन सा, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और अपन से क्वेश्चन में यही पूछा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के द्वितीय चरण का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। प्रथम चरण का संचालन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ठीक है, और द्वितीय चरण का संचालन राजस्थान डिस्कॉम्स के द्वारा किया जा रहा है। और अपना बी आंसर होगा। ठीक है, चलो यहां से अपन आगे बात कर लेते हैं कंपोनेंट बी की। जब कंपोनेंट बी की बात करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, क्या प्रावधान किया गया है, जो सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा पंप की स्थापना करनी है। सौर ऊर्जा पंप, किसानों के लिए एनर्जी आसानी से मिले, इसके लिए हमें सौर ऊर्जा से संचालित पंपों की स्थापना करनी है, जिसकी क्षमता कितनी होगी, हाईएस्ट 7.5 एचपी की हॉर्स पावर। 7.5 एचपी हॉर्स पावर तक की जो सौर ऊर्जा पंप है उसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। अब इसके तहत सरकार का क्या प्रावधान है, किस तरह से स्थापित किया जाएंगे, तो इसके लिए अनुदान जो राशि है वो कितनी है, इसको देखते हैं एक बार। अनुदान राशि दी गई कि 30% जो पैसा है वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, और 30% राशि इसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाएगी। अब बचा 40% पैसा जो कि किसान को लगाना है। अब इस 40% में ये है
कि 40% में 30% पैसा है वो बैंक के द्वारा किसान लोन ले लेगा और 10% पैसा इमीडिएट किसान को देना होगा। मतलब 10% दीजिए और सौर ऊर्जा पंप स्थापित कीजिए, बाकी सरकार 30% सेंट्रल गवर्नमेंट, 30% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, 30% बैंक आपको लोन दे देगी और 10% किसान को लगाने होंगे और इस तरह से सौर ऊर्जा पंप स्थापित हो जाएगा 7.5 HP तक का। जो कंपोनेंट सी है, कंपोनेंट सी की बात करें, सी कंपोनेंट है, उसके तहत क्या है, जो खेतों पे पहले डीजल से संचालित होने वाले पंप लग रहे हैं उनको चेंज करके सौर ऊर्जा में कन्वर्ट करना, उनको इस तरह से अपडेट करना है उनको। तो इस जो तृतीय चरण है इसका संचालन भी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा भी इसका संचालन किया जा रहा है। उसमें केवल जो पहले पंप लगे हुए हैं उनको सौर ऊर्जा में परिवर्तित करना है। इसके अंतर्गत आपने देख लिया 7.5 HP तक का पंप स्थापित करना है और इसमें तो बंजर भूमि, जो अनुपयोगी भूमि है, उस पर 0.5 से 2 मेगावाट तक के पंप स्थापित किए जाएंगे सौर ऊर्जा, और जिसका संचालन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा किया जा रहा था प्रथम चरण का। और इसके दूसरे चरण का जो संचालन है वो राजस्थान डिस्कॉम के द्वारा, जो कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर में 3 डिस्कॉम है राजस्थान में, और इसके द्वारा संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी योजना हुई, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक ऑप्शन यहां दे रखा है इन्होंने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, भारत सरकार का वैधानिक निकाय है जो कि अक्षय ऊर्जा के लिए वर्किंग काम करता है। किस तरह से इनका स्कीम्स का संचालन किया जाएगा, ये सारी चीजें इसके द्वारा देखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के कितने गांव को सड़क से जोड़ा जा चुका है। सिंपल याद रखना है, इस बार बजट तक 39,408 गांव को सड़क से जोड़ा जा चुका है। कितने? 39,408 गांव को, जो कितना है, लगभग 91% है। जो कुल गांव की जो संख्या है उसका 91% है, और कितना, 39,408 गांव, 39,408 गांव को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। वहीं हमने एक बात और की थी कि राजस्थान में कुल कितने डाकघर हैं, तो हमने देखा था 11,044, एक ये नंबर था, ये डाकघरों की संख्या थी स्टेट में। इस तरह से 39,408 गांव को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। डायरेक्ट डेटा याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान में अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का विस्तार है। तो राजस्थान में एक तो राजस्थान की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन US$ बनाने के लिए, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको समग्र अर्थव्यवस्था, एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो इस तरह से राजस्थान से एक जो ग्रीन एक्सप्रेस वे है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, वो जब पास होता है, कौन सा, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसकी जो लंबाई है टोटल, वो लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई है, और इस 1600 किलोमीटर में से मतलब 1597 में या 1600 किलोमीटर है लगभग, जिसमें से हमसे राजस्थान में कितना है, तो इस राजस्थान में पास होता है इसका कितना, 637 किलोमीटर। 637 किलोमीटर अमृतसर जामनगर जो आर्थिक गलियारा है उसका 637 किलोमीटर राजस्थान से गुजरता है, जो कि इसमें कौन कौन से जिलों से होकर गुजरेगा ये हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखिए अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब से, और जामनगर कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, राजस्थान इसके बीच में आ गया, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कुछ पार्ट इसका हरियाणा का भी सम्मिलित है। ठीक है, तो राजस्थान हमें तो याद रखना है राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरता है। तो राजस्थान का पहला जिला है इसमें हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद बीकानेर,
बीकानेर। तीसरा जिला है जोधपुर। तीसरा जिला है इसमें जोधपुर और बाड़मेर। जोधपुर के बाद बाड़मेर और जालौर। इस तरह राजस्थान के 5 जिले इसमें सम्मिलित हैं। 637 किलोमीटर राजस्थान से होकर गुजरता है, जिसमें से हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, सांचौर राजस्थान के 5 जिले। नंबर भी पूछा जा सकता है, राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर 5 जिले, जो कि हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के ई वाहन प्रमोशन कोष की स्थापना की गई है। ई वाहन प्रमोशन कोष, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमोशन को बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, इनको प्रमोट करने के लिए एक ई वाहन कोष का गठन किया गया था। इस ई वाहन कोष की राशि कितनी है वो हमें याद रखनी है। तो सिंपल 200 करोड़ रुपए का ये बजट में घोषित किया गया था। ई वाहन प्रमोशन कोष कितना का है, 200 करोड़ का। ठीक है, हमें याद रखना होगा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी जारी की गई थी। वो नीति कब जारी की गई थी, तो वो 14 नवंबर 2024 को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई व्हीकल नीति कब जारी की गई, 14 नवंबर 2024 को नीति जारी की गई। और इसी क्रम में ई वाहन प्रमोशन कोष का गठन किया गया, जिसकी राशि है 200 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना, बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, 200 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लिमिटेड द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 के तहत प्रस्तावित ट्रांसमिशन योजना में सम्मिलित जिले पूछे हैं। तो राजस्थान में एक योजना संचालित है, बाह्य सहायता से ये संचालित योजना है, जिसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, तो हमने कल देखा था जर्मनी की KfW संस्था है ये जर्मनी की, इसके द्वारा इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये राजस्थान के किन किन जिलों से होके गुजरता है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें पैसे की बात कर लेते हैं ना। तो इसमें ये जो कंपनी है KfW, उसके द्वारा 47% राशि वित्त पोषित है। ठीक है, 47% राशि ये संस्था दे रही है। उसके अलावा 33% जो राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो 47 ये अलग 80 हो गया, 80 तो तीसरे नंबर पर 20% जो राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस स्कीम की यही है कि KfW जर्मनी द्वारा ये स्कीम संचालित है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जिसमें 47% राशि इसके द्वारा वित्त पोषित है। वहीं 33% राशि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार का जो वित्त पोषण है वो 20% है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि राजस्थान के किन किन जिलों में इससे लाभान्वित है। तो इससे 4 जिले लाभान्वित हैं, जो कि आपका हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है हमारे सामने। कौन कौन सा, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर। थोड़ा सा इस तरह से सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, ऊपर की तरफ से हनुमानगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, ये 4 जिले इससे लाभान्वित हैं। और अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो चैप्टर 2 है, इस तरह से चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किए। और 30 क्वेश्चन का मतलब वही कहने का तात्पर्य, 30 क्वेश्चन को अगर हम प्रत्येक स्टेटमेंट के तौर पर देखेंगे तो आप देख सकते हो एवरेजन माने तो 3 स्टेटमेंट तो क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे 90,
और 90 क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ हमने काफ़ी एक्सप्लेनेशन के तौर पर हम लगभग सारे फैक्ट्स को कवर कर चुके हैं। और इस तरह से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ और हम फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और एक बार मैं फिर आपसे बता दूं कहना चाहता हूं कि जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत बेहतर है और आगामी वीडियो की परीक्षा हो चाहे एसआई की परीक्षा हो, दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। और अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी, क्वेश्चंस का बाहर जाना मतलब बहुत कम चांस होंगे, क्योंकि इस तरह से हर एक फैक्ट को उसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में डाल दिया गया या फिर स्टेटमेंट में नहीं तो उसके एक्सप्लेनेशन के तौर पर उस फैक्ट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।